नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मांगा है रोड मैप। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से रोड मैप मांगा गया है। मतदाता जागरूकता पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चुनाव पर भी चर्चा हुई है। बिहार में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या कुछ हुआ इस बैठक में, और क्या अब यह माना जाए कि भले ही पूरे देश में कोरोना संकट हो, लेकिन इसके बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में कराए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से रोड मैप मांगा, यानी रिपोर्ट मांगी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की जो संभावनाएं हैं, या अगर चुनाव कराते हैं तो कैसे चुनाव कराएंगे, उसको लेकर रोड मैप मांगा गया है बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से। 2 से 3 दिन पहले ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मतदाता जागरूकता से जुड़े एक प्रोग्राम पे चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार से बातचीत की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो सूत्रों ने हमें बताया है। इसके अलावा चुनाव आयोग के दूसरे अधिकारी मौजूद थे। औपचारिक बैठक चुनाव को लेकर नहीं थी, लेकिन मतदाता जागरूकता से जुड़े मसले पे बैठक थी, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव का भी मसला आया, और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने और बाकी चुनाव के अधिकारियों ने उन मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार से रोड मैप बताने को कहा है कि कैसे चुनाव कराएंगे, और इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो रोड मैप दिया जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार की तरफ से चुनाव आयोग को, और उसके बाद तमाम संभावनाओं को तलाशेगा चुनाव आयोग कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में कोरोना काल में चुनाव कैसे कराए जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू यादव लंबे वक्त से रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर लालू यादव आज परिवार वालों के साथ वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और उनके सामने ही केक काटा। लालू यादव का केक काटने वाला वीडियो न्यूज 18 के पास भी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जेल मैनुअल पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन सब के बीच वीडियो में लालू प्रसाद मुस्कुराते हुए नजर आए। लालू प्रसाद ने वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी परिजनों से बातचीत की। जिस केक को काटा वो पहले रिम्स में लालू यादव के वार्ड में ले जाया गया, फिर लालू प्रसाद ने उस केक को काटा और अपना जन्मदिन मनाया। अपने बेटियों से बात की, जिसमें साफ सुना जा सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोगों को यहां से खिला देते हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाला केस में सजा काट रहे हैं। उन्हें कई बीमारियां भी हैं, जिसका इलाज रिम्स में लंबे वक्त से चल रहा है। दोनों को यही से खिला देते हैं। दोनों को यही से खिला देते हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप लगातार सुन रहे हैं कि लालू प्रसाद अपने बेटियों से बातचीत कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं, जिसमें वो साफ कहते दिख रहे हैं कि हम तुमको केक यहीं से खिला देते हैं, यानी कि वो वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार वालों से जुड़े। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, लालू प्रसाद का बर्थडे जन्मदिन मनाने के लिए उनके लिए केक लेकर जाया गया रांची के रिम्स में, और उस केक को उन्होंने काटा और फिर उन्होंने उस केक के काटने के वक्त अपने परिवार के सदस्यों से भी जुड़े और अपने परिवार के लोगों से बातचीत भी की है। और वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपना अलग अंदाज दिखाया और अलग अंदाज में अपने पिता का जन्मदिन मनाया। तेज प्रताप पटना में हैं और यहां उन्होंने पहले बड़ी पटन देवी मंदिर में पूजा की और हरमिंदर साहिब में लंगर में शामिल हुई। तेजस्वी के साथ, आपको बता दें, तेज प्रताप के साथ कई पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो ये तेज प्रताप के जन्मदिन मनाने की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, सुबह सुबह वो पटन देवी मंदिर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरती की, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पिता के 73वें जन्मदिवस पर वो हरमंदिर साहब में पहुंचे, जहां पर लंगर में शामिल हुए। तो इस तरीके से तेज प्रताप यादव का एक अलग अंदाज यहां देखने को मिला।
लालू प्रसाद के जन्मदिन पर आरजेडी कार्यकर्ता उत्साह में दिखे। सुबह से ही बड़ी संख्या में समर्थक राबड़ी आवास पर पहुंचे और लालू राबड़ी जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसा ही एक समर्थक नटवर यादव रिक्शे से राबड़ी आवास पहुंचे। उनका दावा था कि ये वही रिक्शा है जिस पर सवार होकर लालू पहली बार शपथ लेने राजभवन पहुंचे थे। आज हमारा नहीं है। बोधगया में विधायक सर्वजीत कुमार ने लालू के जन्मदिन के मौके पर भजन का आयोजन किया। उन्होंने लालू को गरीबों का मसीहा करार दिया और गरीब सम्मान दिवस पर गरीबों को भोजन कराया। और उधर पटना में लालू प्रसाद के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। लालू के जन्मदिन के मौके पर केक काटा गया और खाना बांटा जा रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद लोग बेकाबू हो गए और खाने के लिए मारामारी शुरू कर दी। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। तो आज लालू यादव अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं चुनावी साल होने की वजह से जेडीयू ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर अपने बेटे तेज प्रताप यादव के नाम जमीन लिखवाने का आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद ने अपने रिश्तेदारों से भी जमीन लिखवा ली और इसके बदले उन्हें रेलवे ग्रुप डी में नौकरी दी गई। कई कागजात दिखाते हुए नीरज कुमार ने दावा किया कि नौकरी देने के बदले कई लोगों से लालू ने अपने परिवार के नाम जमीन लिखवाई। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद की तुलना नटवर लाल से की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे लालू प्रसाद ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने तरुण यादव के नाम से संपत्ति खरीदी जिसे लालू प्रसाद का बेटा बताया गया है। तो लालू बताएं कि लालू का तीसरा बेटा कहां है। साथ ही ये भी कहा कि तेज प्रताप यादव का जन्म 1989 में हुआ और उनके नाम से 1993 में जमीन खरीद ली गई। मौका मिलेगा गर्दा उड़ा देंगे, यही संस्कार राजनीति में इन्होंने विकसित किया। अब देखिए, इनका प्रमोद कुमार सिंह पिता विश्वनाथ सिंह, उनसे जमीन लिखवाया। प्रमोद कुमार सिंह के पिता है चंद्रिका सिंह बल्द सुदर्शन चौधरी। 6 कट्ठा जमीन तेज प्रताप यादव और तरुण यादव के नाम से। फिर तरुण यादव आ गए कि दोबारा फिर अवतरित हुए। ये तरुण यादव है आखिर कौन? जरा इसका बताइए भाई, जब बताना आप लोग भी पूछिए उनसे कि तरुण यादव से आपका क्या रिश्ता है, कौन है ये तरुण यादव? इसमें भी है तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव और फुलवरिया, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। तो लालू जी आपका पता यही ना है। और हमारी टीम गोपालगंज में लालू प्रसाद के पैतृक गांव फुलवरिया पहुंची और लोगों से तरुण यादव के बारे में जानना चाहा। लालू प्रसाद के पोते सुदेश यादव ने कहा कि परिवार में कोई तरुण यादव नहीं है और नीरज कुमार के आरोप बेबुनियाद हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज के फुलवरिया में। आप देखेंगे यही वो जगह है फुलवरिया का जो लालू यादव जी का पैतृक आवास है, जहां पर वो बैठ के यहाँ पर चौपाल लगाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। और लालू यादव का जब भी जन्मदिन होता था तो यहाँ पर आप देखेंगे फुलवरिया में ये जो पीपल का पेड़ है और यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, यहीं पर उनके साथ लोगों का, ग्रामीणों का मजमा लगता था और यहाँ पर हंसी मजाक होता था, यहाँ पर ठहाके लगते थे और लालू जी अपने गाँव वालों के साथ इत्मीनान से वो जन्मदिन मनाते थे। लेकिन आज जन्मदिन के मौके पर जदयू नेता नीरज कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि लालू यादव ने
ज़मीन रजिस्ट्री जो है वो कराया है, अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ा है और नौकरी देने के नाम पर उन्होंने ठगी की है। और तरुण यादव का एक नया नाम आया है जो कि कहा जा रहा है कि लालू यादव के बेटे हैं और लालू यादव जी ने तरुण यादव के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री कराई है। तरुण यादव हम नाम ही पहले बार सुन रहे हैं। और लालू यादव के 2 बेटे हैं। एक सबको पूरा ऑल बिहार जान रहा है कि उनके 2 बेटे हैं, तेज प्रताप तेजस्वी। तो ये तीसरा कहाँ से पैदा हुए? तो नीरज जी का काम है पागलपन। बौरा गए हैं, खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे। तो उनको लग रहा है, नहीं कन्फर्म है कि इस बार हमारे राजद की सरकार आ रही है, तो बेबुनियाद की बातों में लोगों को उलझा रहे हैं, लेकिन लोग इसके झांसे में अब आने वाले हैं नहीं। तो ये था जो लालू जी के रिश्तेदार हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका साफ कहना है कि ये जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं और यहाँ पर न तो किसी तरह का रजिस्ट्री कराई गई है और न तरुण यादव के नाम से यहाँ पर किसी के नाम से रजिस्ट्री हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और उधर सीवान में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद कई गांवों को सील कर दिया गया है। दरौदा प्रखंड के कई गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है और डॉक्टरों की टीम वहां कैंप कर रही है। सीवान जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से सीवान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। हम आपको दिखाना चाहेंगे सीवान जिले के बरहड़िया, नबीगंज और महाराजगंज सहित तमाम प्रखंडों को सील कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से दर्जनों गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। चूँकि इस इलाके में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसको लेकर सीवान प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जो हाँ मरीज मिले हैं उस गांव में लगातार डॉक्टरों की टीम कैंप कर, आप देख सकते हैं कि ये गांव कितना वीरान पड़ा हुआ है। पूरी तरह से सील कर दिया गया है, आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बाहरी आदमी कोई इस रास्ते से अंदर नहीं जा सकता है। कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर जहां अगर मरीज मिल रहे हैं उसको सील कर दिया जा रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। मुजफ्फरपुर नगर निगम में घरों से कचरा उठाने के लिए ऑटो ट्रिपर गाड़ियों को खरीदा गया, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ है और इस मामले में मेयर सहित 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की इजाजत मिल गई है। हालांकि इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। 4 करोड़ से ज्यादा की खरीद में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसके बाद इसकी जांच का जिम्मा निगरानी को सौंपा गया था। मुजफ्फरपुर में करीब 3 साल पहले अगस्त 2017 में ये फैसला नगर निगम की अस्थायी समिति ने लिया था कि घर घर से कचरे को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के ऑटो ट्रिपर वाहन की आवश्यकता पड़ेगी और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तकरीबन 3 करोड़ 85 लाख की लागत से 50 ऑटो ट्रिपर खरीदे गए, लेकिन सभी ऑटो ट्रिपर कभी इस्तेमाल में नहीं आए और इसकी वजह रही करप्शन, भ्रष्टाचार की बू आते ही इस मामले में विभाग ने निगरानी को जांच का जिम्मा दिया और जब निगरानी की जांच हुई तो इस मामले में जांच के बाद प्राथमिकी भी दर्ज की गई और जो अभी के मेयर हैं सुरेश कुमार, उनके समेत जो अभियंता हैं और जो अधिकारी हैं, जो तत्कालीन 2 नगर आयुक्त रहे हैं रमेश रंजन, और इसके अलावा जो दूसरे नगर आयुक्त थे जो तत्कालीन ADM भी थे, उन्हें प्रभार में दिया गया था। उनके खिलाफ निगरानी ने 9 लोगों के खिलाफ पटना निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और अब जब ये मामला फिर से सुर्खियों में है, जब विभाग ने मेयर और 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चार्जशीट सबमिट करने के लिए अनुमति दिया है, लेकिन सवाल यह खड़ा उठता है कि जिस मामले में 9 लोगों को निगरानी ने अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया, उस मामले में सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट दायर करने की विभाग ने अनुमति दी है, जबकि जो तत्कालीन 2 नगर आयुक्त और दूसरे कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के समेत कार्यपालक अभियंता भी, जिसको निगरानी ने पाया था कि इस मामले में काफ़ी अनियमितता की गई, उन्हें फिलहाल छोड़ा गया है। लेकिन अब भी जो ऑटो ट्रिपर खरीद हुई थी, एक ऑटो ट्रिपर की कीमत 7,70,000 के करीब थी और माना जाता था कि जिस समय ये टेंडर हुआ था तो 3 एजेंसियों ने भाग लिया था। उसमें एक एजेंसी तो बिल्कुल हरियाणा की फर्जी कंपनी थी जो कागजों पर दिखाया गया था, जबकि जो दूसरी कंपनी थी उसके कम कीमत लगाने के बावजूद जो अधिक कीमत वाली वाहन थी उसकी खरीदारी की गई और कई इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जो मोटर वाहन जो निरीक्षक थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि ये कहीं से भी फिट नहीं है, इसकी अनफिटनेस बताई गई थी, बावजूद इसकी खरीदारी की गई और काफ़ी अनियमितता की गई। अब इस मामले में चार्जशीट की तैयारी निगरानी कर रही है।
कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए 9 पुलिसकर्मियों के गिरफ्तार होने के बाद रोहतास जिला प्रशासन ने ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है और NH2 पर 50 से ज्यादा ओवरलोडेड ट्रक पकड़े गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए ट्रकों के टायर का हवा निकाल दिया, जिसका ट्रक ऑपरेटर संघ ने विरोध किया है और इसे प्रशासन की ज्यादती करार दिया। सासाराम में ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया गया है और इस विशेष अभियान के तहत 50 से अधिक जो ट्रकें हैं उसको पकड़ी गई है, जब्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रक पकड़े जा रहे हैं उसके हवा निकाल दी जा रही है। आप देखिए किस प्रकार ये टायर के हवा निकाले गए हैं, टायर का जो हवा है उसको निकाल दिया गया है। ये बहुत गलत काम हुआ है। ट्रक का जिला प्रशासन हवा निकल रहा है। उनको चाहिए कि वो जाके बालू घाट में चाहे आप कितना भी बालू लीजिए, आपको 25,000 रुपये देना पड़ता है, जिसमें 23,000 बालू का दाम लोग लेता है, 2,000 रंगदारी लेता है। तो वहां जाकर के करे। जो ओवरलोडिंग के नाम पर जो गाड़ियां पकड़ी जा रही है उनके हवा निकाल दिया जा रहा है, जिससे टायर खराब हो जाते हैं और ट्रक मालिकों को भारी नुकसान होता है, जिससे ये लोग काफी परेशान हैं और इसको लेकर इन लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। बांका के बौंसी के डहुआ की पहचान कभी पावर लूम से थी, लेकिन अब यहां ज्यादातर पावर लूम बंद पड़े हैं। महंगाई और बाजार नहीं मिलने से लोग कारोबार समेटने लगे हैं। 75% इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और कारोबारी अब रोजगार की तलाश में है। ये रिपोर्ट देखिए। बांका जिला का यह डहुआ ग्राम है जो कि पावर लूम के हब के रूप में जाना जाता था। यहाँ हजारों पावर लूम चला करता था, लेकिन स्थिति बिगड़ते मैक्सिमम पावर लूम बंद हो चुका है और लोग जो इसमें जुड़े हुए थे उनकी स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही है। धंधा जो है बाप दादा का खानदानी धंधा था, तो हम लोग किसी तरह इसको निभा रहे थे, चला रहे थे। पहले जो ऐसे इसका कच्चा धागा सस्ता आता था, माल महंगा बिकता था। अब जो है सिर्फ धागा महंगा आ रहा है और माल सस्ता बिक रहा है। पहले हम लोग कमाते थे, चलता था, किसी अब धीरे धीरे काम बंद हो रहा है, तो मतलब हम लोग का पढ़ाई नहीं होता है, इधर उधर भाग रहे सब, क्या करेंगे। इस धंधा में लगे लोगों का मांग है कि सरकार अगर ढंग से सहायता नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में जो पावर लूम के हब के रूप में जाना जाता था वो बंद होते जाएगा और लोगों के सामने बेरोजगारी की भयंकर समस्या आएगी। नागेंद्र, न्यूज 18 बांका। करीब 3 महीने से बंद पटना का गांधी मैदान कल से लोगों के लिए खुलेगा। अब लोग सुबह में यहां सैर कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए कई निर्देशों का पालन करना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। गांधी मैदान में टहलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कल यानी 12 जून से गांधी मैदान टहलने के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले 3 महीनों से अगर कहें तो लॉकडाउन के कारण ये पूरा गांधी मैदान जो है वो बंद कर दिया गया था और यहाँ पे किसी का भी प्रवेश जो है वो बिल्कुल निषिद्ध था। लेकिन ये जिला प्रशासन ने ये तय किया है कि कल से यहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा, सारे लोग टहल सकते हैं। उसको लेकर के देख सकते हैं कि सफाई जो है वो शुरू हो गई है। गांधी मैदान में बड़े बड़े जो है वो घास उग आए थे, जिसको लेकर के सफाई करने का काम जारी है। यहाँ पे जो प्रवेश दिया जाएगा कल से टहलने वालों के लिए, उसमें कई बंदिशें भी लगाई गई हैं और जो निर्देश जारी किया गया है उसके मुताबिक जो भी लोग यहाँ पे आना चाहें, वैसे लोग जिन्हें खांसी है, बुखार है, सर्दी है, वैसे लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उसे रोक लिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये हिदायत दी गई है कि जिनकी उम्र 10 साल से कम हो या फिर 65 साल से ज़्यादा हो, एहतियातन वो लोग यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये पूरी तरह से कल से खुल जाएगा, लेकिन हिदायत ये दी गई है कि यहाँ पे बिना मास्क पहने हुए गांधी मैदान में कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। तो कल से जो भी घूमने वाले, टहलने वाले गांधी मैदान में आना चाहें वो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन निर्देशों का भी पालन सख्ती से करना होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और वहीं इधर मधेपुरा का सिंहेश्वर धाम आज से भक्तों के लिए खुल गया। हालांकि कोरोना संकट की वजह से कई तरह के खास इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुरबसु। लगभग 3 महीने के कोरोना बंदी के बाद आज बाबा सिंहेश्वर धाम में पहली पूजा की जा रही है और आम श्रद्धालु जो हैं
यहाँ जैसे ही बाबा के दरबार के खुलने की सूचना उन लोगों को मिली है, दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं। चूंकि आज बृहस्पतिवार है और इस मंदिर में रविवार और सोमवार को काफी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी बृहस्पतिवार होने के बावजूद यहाँ पे श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। लोग बताते हैं जो लंबे इंतजार के बाद आज बाबा के दर्शन का मौका मिला है और लोग इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और जहाँ तक बात मंदिर प्रशासन की है तो उनके तरफ से भी सारी व्यवस्था की गई है। लोगों को सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के बाद और उसका थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। और जहां तक मंदिर में पूजा पद्धति की बात है तो उसमें भी कई बदलाव हुए हैं। अब यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो बाबा की प्रतिमा को छू नहीं सकते हैं, बल्कि अर्घा के द्वारा जल अर्पण की व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिर में जो घंटे हैं उन्हें भी बांध दिया गया है, लोग उसे स्पर्श करके बजा नहीं सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाओं के बीच जो है मंदिर न्यास समिति और स्थानीय जो युवा हैं वो भी काफी सहयोग कर रहे हैं मंदिर के इस नए बदले हुए विधि व्यवस्था में। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत कई पंचायतों में वैसे प्रवासी मजदूरों को काम मिलने लगा है जो कोरोना काल में अपने घर लौटे हैं। शिवनगर पंचायत में भी 2 चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर पुलिया भी बनाया जा रहा है। इसके चालू होने से हजारों की आबादी को फायदा पहुंचेगा। सालों से इलाके में सड़क की मांग की जा रही थी। अब काम मिलने से जहां मजदूरों में खुशी है तो वहीं मनरेगा से जुड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 20 दिनों के अंदर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। काम हमारे पास नहीं था, हम लोग हरिद्वार में काम करते हैं। हाँ जी। तब तो घर पे आए तो यहाँ हम मुखिया जी के पास गए तो रोजगार मिला हम लोग को। चेकडैम बन रहा है और पुलिया दोनों बन रहा है। चेकडैम का मतलब हुआ कि सिंचाई ऐसे तो मुआ कलकापुर खरकटवा होते हुए रक्सौल भी जा सकती है। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? यह लाभ हजारों लोग। रामगढ़वा प्रखंड में ही चेक डैम का शुभारंभ हुआ है। यहाँ हम लोग 2 चेक डैम बना रहे हैं, एक शिवनगर पंचायत में और एक पकदैया पंचायत में। चेक डैम काम जो है मेरा तेजी के साथ जो है शुरू है। हम समझते हैं कि 20 दिन के अंदर में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।